हेलो, जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका इन फिजिक्स विद राहुल गिरी। आप लोग पढ़ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में आज हम आपको बताने वाले हैं अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट, है ना। मीन्स आज हमको बात करनी है कि जब हम लिफ्ट में होते हैं तो हमारा वेट क्या होता है। अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन एन एलिवेटर और लिफ्ट। लिफ्ट में हम खड़े हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही होती है या नीचे आ रही होती है। उसमें अगर हम लिफ्ट के फर्श पे रखे वेइंग मशीन पर खड़े होकर के अपने को वे करने की कोशिश करें तो हमारा एक्चुअल वेट दिखाई देगा या फिर चेंज्ड वेट दिखाई देगा। आइए इस बात पे विचार करते हैं। माना कि ये कोई लिफ्ट है, लिफ्ट के भीतर ये वेइंग मशीन रख दी गई है। वेइंग मशीन पर कोई आदमी ऐसे खड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, ये कोई आदमी खड़ा हुआ है इस पर। तो ये वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी जरा सोचिएगा। मैन का जो वेट है, मैन का जो एक्चुअल वेट है वो लिफ्ट पर डाउनवर्ड वर्क करेगा एज अ फोर्स, यानी mg, है ना। तो mg अगर डाउनवर्ड एक्ट करेगा, इसे हम कैपिटल W से ही रिप्रेजेंट करें, तो जो लिफ्ट की सरफेस है मैन पर अपवर्ड रिएक्शन लगाएगी कैपिटल R। जब भी हम किसी सरफेस पे खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करती है ना। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, चूँकि हमारा वेट उस सरफेस पे काम कर रहा है तो इसलिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है, ऐसा मान भी सकते हैं। जब रेस्ट में है तब की बात है। हाँ, तो भाई ये वेट हो गया, ये रिएक्शन हो गया। माना कि ये लिफ्ट एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी। एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दी। अब बताइए वेइंग मशीन कितना रिएक्शन लगाएगी। अच्छा, एक बात और भी सोच लीजिए, वेइंग मशीन जितना रिएक्शन एग्जर्ट करती है, वेइंग मशीन जितना रिएक्शन एग्जर्ट करेगी उतना ही वेट बताएगी। हमारा वेट 100 किलोग्राम वेट है तो मशीन वो 100 किलोग्राम वेट बताए, जरूरी नहीं है। हम मशीन पे खड़े होते हैं तो मशीन जितना फोर्स फील करेगी उस अकॉर्डिंग वो रिएक्शन लगाएगी। जो रिएक्शन लगाएगी वही रीड करती है। उसमें जो रीडिंग आती है ना, मशीन के द्वारा लगाए गए रिएक्शन की रीडिंग होती है। ओके। तो ये R, जो यहां पर R है, ये अपैरेंट वेट है। इसकी वैल्यू एक्चुअल वेट के इक्वल भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। कैसे डिफरेंट होगी जरा बात करते हैं हम लोग। मैन की बात कीजिए। किसकी? मैन की। मैन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है ना। मैन को मैं यहां पे एज ए पॉइंट में दिखा रहा हूं आपको। मैन को एज ए पॉइंट ले लिया मैंने। मैन पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है जरा हम बताते हैं। मैन पर एक उसका वेट काम कर रहा है वर्टिकल डाउनवर्ड, उसका वेट कैपिटल W। दूसरा ये रिएक्शन काम कर रहा है ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में R। स्टूडेंट्स, तभी आप लोग क्लास 11th में हो सकते हैं या आप तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल इजी वे में आपको बता रहा हूँ। ज़्यादा कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी चीज़ है, बहुत आराम से बता रहा हूँ। आराम से सीखिए,
कोई जल्दबाजी नहीं है, हाँ, साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, कोई दिक्कत हो बताइएगा। बताया मैंने, ये मैन को मैंने एज ए पॉइंट के रूप में मैंने मेंशन किया, और उसके बाद उस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं मैंने कहा इसको आप मेंशन करिए। एक वेट काम कर रहा था, वेट को हमने डाउनवर्ड शो किया। ये डाउनवर्ड शो कैसे करते हैं जरा ये देख लीजिए। कहेंगे सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे। देखिए हम वेक्टर पढ़े हुए हैं, तो वेक्टर ड्रॉ करके फोर्स को शो करेंगे। वेक्टर की टेल उस पॉइंट पे होनी चाहिए जिस पॉइंट पर लगे हुए फोर्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने एक डाउनवर्ड वेक्टर ड्रॉ किया है जिसका टेल मैन पर है और हेड उस डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फोर्स यानी उसका वेट काम कर रहा है। दूसरा, मशीन के द्वारा या सरफेस के द्वारा मैन पर लगाया गया रिएक्शन फोर्स है, तो वो रिएक्शन फोर्स अपवर्ड काम कर रहा है। तो इस अपवर्ड फोर्स को दिखाने के लिए मैन पर टिल रखते हुए एक अपवर्ड वेक्टर ड्रॉ कर दिया हमने, ये अपवर्ड फोर्स हो गया। बहुत से स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, फोर्सेस को ड्रॉ ही नहीं कर पाते हैं। भाई फोर्सेस की डायरेक्शन को आपने अगर ड्रॉ कर दिया तो नॉर्मल अगर आपको वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले आप सीखिए वेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो बताया मैंने, आपने ड्रॉ कर दिया। अबे आप दो ही फोर्स हैं इस पर, बात को समझिए, दो ही फोर्स, एक आर एक वेट, कोई तीसरा फोर्स नहीं काम कर रहा है। और विचार कर लो, कोई तीसरा फोर्स इस आदमी पे नहीं काम कर रहा है ना। लिफ्ट ऊपर जा रही है तो लिफ्ट में लगी चैन लिफ्ट को ऊपर ले जा रही है। चैन तो आदमी को नहीं पकड़ रखा है ना, तो चैन तो लिफ्ट को ले जा रही है, तो लिफ्ट पे लगा रही है फोर्स चैन, है ना। आदमी के कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ एक ये मशीन है, तो सरफेस इसका नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। बाकी आदमी का खुद का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, बाकी कोई तीसरा फोर्स नहीं है। हाँ, एयर फ्रिक्शन वगैरह को निग्लिजिबल माना जा रहा है, वैसे अगर लिफ्ट बंद है तो उसमें एयर फ्रिक्शन की बात भी नहीं आती है। आगे बढ़ते हैं। दो फोर्स हो गए, रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस क्या होगा? रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैन, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैन। कब? व्हेन, पहली केस है, लिफ्ट और एलिवेटर इज मूविंग अपवर्ड with acceleration a, ओके, मैंने ऐसे शो कर रखा है फिगर में। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैन इज इक्वल टू हो जाएगा R माइनस W। देयर आर ओनली टू फोर्सेस, वन इट्स रिएक्शन R and another its weight W। अब मैन ऊपर जा रहा है, लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रही है तो मतलब मैन का भी तो एक्सेलरेशन A है ना, है? हाँ A है, मतलब अगर एक्सेलरेशन है तो डेफिनेटली अपवर्ड वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए, तो बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। तो R माइनस डब्ल्यू क्या हो गया? रिजल्टेंट फोर्स इज R माइनस डब्ल्यू। And according to Newton's second law, R minus W must be equal to ma. If m is the mass of man, small m is the mass of man, small m is the mass of man, तो क्या होगा? हो जाएगा according to Newton's second law, R minus W is equal to ma। वेरी सिंपल, R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ma, और W को भी हम लिख सकते हैं mg। तो मतलब हो गया R माइनस mg इज इक्वल टू ma, R इज इक्वल टू हो गया ma प्लस mg, R इज इक्वल टू हो गया m कॉमन कर लिया a प्लस g। यही होगा अपैरेंट वेट। क्या होगा ये?
मैन का एक्चुअल वेट mg है, बट लिफ्ट की रीडिंग में m इंटू ए प्लस जी मिलेगी, यानी उसका वेट जो है इंक्रीज हुआ, बढ़ा हुआ वेट फील होगा। हाँ, रीडिंग को देखने वाला उसका वेट जो बताएगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? मीन्स आदमी लिफ्ट जब ऊपर जा रही होगी तो आदमी अपने आप को भारी फील करेगा, उसकी वजह ये एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। जब मैन लिफ्ट में है और लिफ्ट एक्सेलरेशन ए से अपवर्ड जा रही है तो उसका अपैरेंट वेट एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा, m इंटू ए प्लस जी। ओके, एक तरीका से मैंने आपको बता दिया, दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। एक स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूं अभी मैं, लेकिन अभी आप इतने से समझिए, इस पर काम करने वाले दो फोर्स रिजल्टेंट r माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एम ए हो जाएगा, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ होता है। तो आपने सॉल्व किया तो r की वैल्यू आई m इंटू ए प्लस जी, दिस इज द अपैरेंट वेट व्हेन लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a। दूसरी केस लेकर चलते हैं हम, जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही होगी। तो स्टूडेंट्स से देखिए, दूसरे केस में लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव कर रही है, इसका मतलब वेट इज ग्रेटर देन रिएक्शन, वेट की वैल्यू ज़्यादा है रिएक्शन से। तो हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट, देन रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W माइनस आर। क्या हो जाएगा, W माइनस आर। दिस इंप्लाइज दैट अकॉर्डिंग टू, मैं अब तो शॉर्ट में लिख रहा हूं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ, W का मतलब तो mg होता है, तो आप जानते ही हैं, माइनस रिएक्शन इज इक्वल टू ma, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए से ये लिफ्ट डाउनवर्ड जा रही है तब की बात है, तो mg रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। ma को इधर ले आते हैं, r को इधर ले आते हैं, mg माइनस ma, इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू r। तो r इक्वल टू, इधर देखिए m को हमने कॉमन कर लिया तो g माइनस a आएगा। तो ये देखिए, अब जो ये आ रहा है यही तो है ना अपैरेंट वेट, यही r क्या है, अपैरेंट वेट है। अब आप डिस्कस कर लीजिए इस पर, अपैरेंट वेट जो है एक्चुअल वेट से थोड़ा कम है, mg माइनस ma है कि नहीं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, व्हेन लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड देन द वेट शोन बाय वेइंग मशीन इज स्मॉलर देन द एक्चुअल वेट। क्लियर है बच्चों? बहुत इजी वे में आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। तो r इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। इस तरह से आप जब लिफ्ट डाउनवर्ड आ रही है तो आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, ओ अपैरेंट वेट निकालेंगे, किसका, जो बॉडी लिफ्ट के भीतर रखी गई है। ओके, अच्छा दूसरी बात, अगर लिफ्ट की चेन अचानक टूट जाए तो क्या होगा, लिफ्ट की चेन अचानक टूट जाए तो क्या होगा, और एक्सेलरेशन जीरो हो जाए, यानी लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से नीचे या ऊपर आए जाए, है ना, तब क्या होगा। यानी केस नंबर 3 में यहां पे शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं, इफ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0, दैट इज लिफ्ट इज एट रेस्ट or is moving with constant speed, then r इक्वल टू mg, तब अपैरेंट वेट जो होगा रियल वेट के इक्वल होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। देन क्या होगा, ऐसे केस में अपैरेंट वेट विल बी इक्वल टू रियल वेट। इसको आप नोट्स में अच्छे से मेंशन करिएगा। यहाँ भी अपैरेंट वेट इज लेस देन रियल वेट, और जब अपवर्ड जा रही थी तो अपैरेंट वेट इज ग्रेटर देन रियल वेट। और बता रहा था मैं, जब अचानक लिफ्ट की चेन टूट जाएगी तब
क्या होगा, है ना, यानी फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा। जरा विचार कीजिए, लिफ्ट की चेन टूटेगी तो क्या होगा, फ्री फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो अगले केस स्टूडेंट्स, व्हेन लिफ्ट फॉल्स फ्रीली, फ्रीली मतलब एक्सेलरेशन जो होगा जी हो जाएगा। जब लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही है तो चेन अचानक टूट गई होगी लिफ्ट की, तो लिफ्ट फ्री फॉल में आ जाएगी, उसका जो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, जो आप कर रहे थे R माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एम ए, जो आप कर रहे थे, तो एक जगह पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। तो R माइनस, ये क्या लिख रहे हैं आप, R माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब एम जी, है ना। अच्छा, R माइनस क्यों कर रहा हूं, लिफ्ट तो डाउनवर्ड आ रही है ना, तो डब्ल्यू में से माइनस करने की कोशिश करूं, डब्ल्यू माइनस R इक्वल टू एम ए, तो डब्ल्यू मतलब एम जी माइनस R इक्वल टू, इधर भी एम जी से कट गया, R इक्वल टू 0 हो गया। ऐसे केस में अपैरेंट वेट 0 होगा, यानी वेइंग मशीन के द्वारा कोई भी रीडिंग शो नहीं की जाएगी। इसे बोलते हैं कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। क्या बोलते हैं, वेटलेसनेस। ठीक है, आदमी का जो भी वेट है लेकिन वो अपने आप को वेटलेसनेस फील करेगा, कोई भी वेट उसका एक्चुअल में नहीं होगा। अच्छा, जरा विचार कीजिए इसमें ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यूरिंग फ्री फॉल एक्सेलरेशन जी से ये भी आ रही है, एक्सेलरेशन जी से ये भी आ रहा है, एक्सेलरेशन जी से ये भी आ रहा है ना। अभी पिछले केस में क्या था, जब एज लेस देन जी था, जब एज लेस देन जी था, तो आदमी तो जी से गिरने की कोशिश कर रहा था, आदमी तो जी से गिरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लिफ्ट जी से कम के एक्सेलरेशन से आ रही थी। तो जो स्पीड आदमी एक्वायर करना चाह रहा था, लिफ्ट उस स्पीड से नहीं आ रही थी, लिफ्ट उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, इसलिए रिएक्शन लग रहा था और उस रिएक्शन को मशीन के द्वारा रीड किया जा रहा था। ओके, और अब क्या हुआ, जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट गिर रही है उसी एक्सेलरेशन से आदमी भी गिर रहा है, उसी एक्सेलरेशन से मशीन भी गिर रही है, तो कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो कहीं पर कोई रिएक्शन नहीं लग रहा है, इसलिए अपैरेंट वेट आदमी का 0 आ रहा है। दिस इज कॉल्ड एज वेटलेसनेस। जब आदमी एक्सेलरेशन जी से, लिफ्ट भी एक्सेलरेशन जी से चल रही होती है, तो वेटलेसनेस की कंडीशन होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात हो गई। अब इसमें आपको ये सारी बातें मुझे लगता है समझ में आ गई होंगी। लिफ्ट अपवर्ड जाएगी तो क्या होगा, डाउनवर्ड आएगी तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी तो वेट क्या शो होगा, एक्चुअल वेट के इक्वल शो होगा, और फ्री फॉल की कंडीशन आ जाएगी तो वेटलेसनेस फील होगा, कैसे फील होगा, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक केस और मैं आपको बता दूं अपनी तरफ से, जरा विचार करो कि अगर लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से भी बड़ा हो जाए, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन माना कि लिफ्ट एक्सेलरेशन जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड आ रही है, तो अब क्या होगा, क्या आदमी ऐसे फर्श पे खड़ा रहेगा, नहीं, आदमी क्या लिफ्ट के अंदर बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, आदमी लिफ्ट के अंदर बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए। आदमी का लिफ्ट के अंदर मैक्सिमम एक्सेलरेशन जी हो सकता है। आदमी को नीचे ले आने के लिए लिफ्ट जिम्मेदार नहीं है, आदमी को नीचे ले आने के लिए आदमी का वेट जिम्मेदार है। समझ रहे हैं? तो लिफ्ट अगर डाउनवर्ड आ रही है तो ऐसा नहीं कि लिफ्ट आदमी को डाउनवर्ड लेकर आ रही है, आदमी तो सोता है अपने वेट की वजह से आ रहा है, लिफ्ट तो उसको रोक के रख सकती है, उसको डी एक्सेलरेट कर सकती है। समझ रहे हैं? उसका एक्चुअल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब जब लिफ्ट का एक्सेलरेशन जी से भी ज्यादा हो गया तो क्या होगा, लिफ्ट का एक्सेलरेशन तो जी से ज्यादा हुआ क्योंकि हमने उस पर फोर्स लगाया, लेकिन आदमी पर हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, आदमी का एक्सेलरेशन जी ही रहेगा, यानी आदमी का एक्सेलरेशन कम रहेगा। तो आदमी क्या होगा, आदमी के रिस्पेक्ट में लिफ्ट ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी तो आदमी लिफ्ट में उड़ेगा, क्या करेगा,
आदमी लिफ्ट में उड़ेगा, उड़ के जाएगा, इसकी छत से टकराएगा, समझ रहे ना, इसकी रूफ से जाके टकराएगा, वहीं पे ऐसे रुक जाएगा रूफ के सहारे। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो छत से जाकर टकराएगा, वहीं रुका रहेगा छत के सहारे। तो इसलिए सारी कंडीशंस आपको मैंने बता दिया। आइए इस पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन है, एन एलिवेटर वेइंग 5000 किलोग्राम इज मूविंग अपवर्ड, and tension in supporting cable is 50,000 Newton. Find the upward acceleration. How far does it rise in a time of 10 seconds starting from rest? Means एक एलिवेटर है जो 5000 किलोग्राम का है। ये देखिए मैंने एलिवेटर बना दिया, इसका जो वेट है वो 5000 किलोग्राम है, तो मैं इंटू जी कर दे रहा हूं, इसका वेट हो गया। करंट सपोर्टिंग केबल जो है, जिस केबल से इसको हैंग किया गया है, ये देखिए इसमें जो टेंशन है 50,000 न्यूटन है। फाइंड द अपवर्ड एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन इसका कितना है जरा फाइंड कीजिए। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए कर दीजिए। देखिए टेंशन है अपवर्ड माइनस इसका वेट है डाउनवर्ड। अपवर्ड एक्सेलरेशन मतलब बॉडी अपवर्ड जा रही है, इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टेंशन की वैल्यू दे रखा है 50,000 माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू 5000 इंटू 10, एक्सेलरेशन जी की वैल्यू 10 रखा मैंने, इक्वल टू एम ए। तो ये तो आ गया 50,000 माइनस 50,000, ओहो लगता है जीरो आएगा। एम एच इक्वल टू क्या आ गया, जीरो, गलत आ गया, ऐसा तब नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं, जी की वैल्यू 9.8 लेते हैं, है ना, हमारे पास कुछ तो वैल्यू आनी चाहिए एप्लीकेबल, जीरो भी आ जाए कोई गलत बात नहीं होगी, है, क्योंकि अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है कि 9.8 लेना है कि 10 लेना है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन देगा, डेफिनेटली जी की वैल्यू क्या लेनी है दिया रहेगा, नहीं दिया है तो आप कुछ भी ले सकते हो। आंसर नहीं मैच करेगा तो चेक करना वाला समझ जाएगा कि क्यों नहीं मैच कर रहा है। 9.8 लेकर के आप चलते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिए भैया, देखिए कितना आता है। ये आप मल्टीप्लाई 0 0 0 0 4 9 1 डिजिट पे पॉइंट इक्वल टू एम ए। आप इसको माइनस कीजिए, ये कितना है भैया 49,000, 1000 आएगा, हाँ 1000 इक्वल टू 5000 इंटू ए, मास ऑफ एलिवेटर। ए की वैल्यू आ गया 1000 डिवाइडेड बाई 5000। आप इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा 1/5 लिखो या इसको लिखो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत छोटा एक्सेलरेशन आया। अब बोल रहे हैं कि बताइए कि 10 सेकंड में कितना ऊपर जाएगा। हाउ फॉर डज इट राइज इन अ टाइम ऑफ 10 सेकेंड। दिस इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। भैया यही एक्सेलरेशन है जिससे एलिवेटर अपवर्ड जा रहा है, और ये एक्सेलरेशन मिल गया ना, तो अब आप भूल जाइए कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी वगैरह कोई और भी काम कर रहा है। कौन कौन काम कर रहा है उससे नहीं मतलब है, हमको रिजल्टेंट मिल गया, बस सबसे आसान बात लगा दीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन। हाउ फॉर डज इट राइज इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया, टाइम दिया है 10 सेकेंड, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है हमको, हाँ बोलो बोलो, आपको पता होना चाहिए, डिस्टेंस निकालना है, टाइम दिया हुआ है, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ, सेकंड इक्वेशन मैं बहुत शॉर्ट में लिखता हूं, आप लोग समझने की आदत डाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन तो क्या होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
है ना। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सलेशन भी अपवर्ड है, सब पॉजिटिव लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन को। तो आ जाएगा एस इक्वल टू यू की वैल्यू क्या है 0 प्लस हाफ, ए की वैल्यू क्या है 0.2 इंटू टी की वैल्यू 10 का स्क्वायर। एस इक्वल टू आ गया, ये कैंसिल होगा 0.1 इंटू 100, एस इक्वल टू आएगा 10 मीटर। ओके, तो मुझे लगता है स्टूडेंट्स ये बात आपको आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। एलिवेटर से रिलेटेड ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इस पर बेस्ड हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है इसमें ए बॉडी ऑफ मास 15 किलोग्राम इज हंग बाई ए स्प्रिंग बैलेंस इन ए लिफ्ट। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस when the lift is ascending with an acceleration of 2 meters per second square? Second, descending with the same acceleration. Third, descending with constant velocity 2 meters per second. Take g equal to 10 meter per second square। यहाँ पर g की वैल्यू क्या लेना दिया हुआ है। आइए तो पहले केस को सॉल्व करते हैं। What would be the reading of balance? रीडिंग ऑफ बैलेंस मतलब अपारेंट वेट। कब? जब असेंडिंग। असेंडिंग के लिए जो अपारेंट वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी प्लस ए होता है। किसके लिए? फॉर असेंडिंग। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे वेरी सिंपल वे में। 15 इंटू जी की वैल्यू 10 प्लस ए की वैल्यू कितना लेना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीन्स आ गया 15 इंटू 12 180 न्यूटन। चूंकि वेट की बात की जा रही है तो वेट को जनरली न्यूटन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। वेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इसमें हम जी से डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 180 अपॉन जी किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट, है ना। वेट को अपॉन जी कर दिया करते हैं। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 लेनी है तो हो जाएगा 18 किलोग्राम वेट, ओके, या 18 किलोग्राम फोर्स, ऐसा लिखेंगे। दूसरी केस है डिसेंडिंग विथ सेम एक्सेलरेशन। तो फॉर डिसेंडिंग वी नो दैट अपैरेंट वेट आर इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए हुआ करता है। आर इक्वल टू एम की वैल्यू 15, जी की वैल्यू 10 माइनस ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2 लेना है हमको। आर इक्वल टू आ गया 15 इंटू 8, आर इक्वल टू आ गया कितना आएगा 120 न्यूटन। बट मैंने बोला आर को न्यूटन में नहीं किलोग्राम वेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो जी से डिवाइड 120 बाई जी किलोग्राम फोर्स, और इसको आप जी का मतलब 10 रख करके सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 12, है ना। मतलब 120 बाई 10 किलोग्राम फोर्स हो जाएगा 12 किलोग्राम फोर्स, है ना। वेट को रिप्रेजेंट करने के लिए किलोग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट यूज किया करते हैं। आप इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तीसरा है इसमें डिसेंडिंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने अभी 2 मीटर पर सेकंड, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट मूव करेगी तो अपैरेंट वेट एक्चुअल वेट इक्वल होंगे, अर्थात थर्ड वाला का आंसर बनेगा, मैं यहाँ पे लिख दूँ सीधा सीधा, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ पर अपैरेंट वेट उसका एक्चुअल वेट होगा 15 इंटू जी, है ना। ये तो न्यूटन में आता है बट हम किलोग्राम फोर्स में लिखना चाहेंगे 15 अपॉन जी कर देंगे, जी कैंसिल हो जाएगा 15 किलोग्राम फोर्स, ओके। तो उसका एक्चुअल वेट होगा जो 15 किलोग्राम फोर्स, वही उसमें का अपैरेंट वेट भी होगा। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग, लिफ्ट जब फ्रीली फॉल कर रहा होगा, यानी एलिवेटर जब फ्रीली फॉल कर रहा होगा तब की बात क्या होगी, तो तब की बात में वेटलेसनेस यानी 0, तब रीडिंग क्या आ गई 0। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया कि ए स्ट्रिंग ऑफ ए पैराशूट कैन बियर ए मैक्सिमम
टेंशन ऑफ 72 किलोग्राम वेट, यानी फोर्स की वैल्यू दिया गया है किलोग्राम वेट के टर्म में। बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन कैन ए पर्सन ऑफ 96 किलोग्राम डिसेंड बाय मीन्स ऑफ दिस पैराशूट। क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ। कह रहे हैं कि कोई पैराशूट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक आदमी है जो उससे 96 किलोग्राम का आदमी है, ये 96 किलोग्राम का आदमी है, ठीक है। ये नीचे आना चाह रहा है। कह रहे हैं जो इसमें स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग मैक्सिमम जो है 72 किलोग्राम वेट का टेंशन क्रिएट बियर कर सकती है। उससे ज़्यादा का टेंशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएगी। जैसे कोई भी स्ट्रिंग है, कहीं से बात करके हम खींचते हैं तो एक मैक्सिमम फोर्स तक वो बियर कर सकती है, उसके बाद वो ब्रेक कर जाती है। वही कहानी इसमें भी है। कहाँ एक्सेलरेशन कम से कम कितना रख सकते हैं, उससे कम एक्सेलरेशन रखेंगे तो टूट जाएगा। तो डिसेंडिंग के लिए भाई इसमें जो टेंशन है ना, टेंशन का मतलब इसका जो अपारेंट वेट है उसी को बैलेंस कर रहा है टेंशन। तो टेंशन मतलब वही रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन, रिजेक्शन ऑफ फ्लोर, वही यहां पर है टेंशन इन स्ट्रिंग। समझ रहे हैं? तो फार्मूला सेम, चूंकि डिसेंड कर रहा है इसलिए टेंशन यानी अपारेंट वेट के लिए फार्मूला m इंटू जी माइनस ए होएगा। फॉर डिसेंडिंग है भाई, नीचे आ रहा है तो इसमें जो टेंशन की बात की जा रही m इंटू जी माइनस ए। ओके, तो m इंटू जी माइनस ए। एक बात यहां पे देखिए, a की वैल्यू जितनी कम रखेंगे t की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। a की वैल्यू जितनी कम रखेंगे t की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। ओके, तो जिस समय t की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय सपोर्टेबल केस में a की वैल्यू मिनिमम होगी, है ना। तो t की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये है, यहां पुट करते हैं। ओके, 72 किलोग्राम वेट इक्वल टू मास ऑफ द मैन 96 g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे हम 9.8 ले लेते हैं, माइनस a जो कि हमें निकालना है। ओके, तो एक काम करते हैं, किलोग्राम वेट में ही आंसर लेने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आप g से मल्टीप्लाई कर दो तो न्यूटन हो जाएगा। 72 इंटू जी कर लेते हैं अपॉन 96 कर देते हैं, इक्वल टू 9.8 माइनस ए हो गया। इसको उधर ले जाके इसको इधर ले आते हैं तो एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया 9.8 माइनस 72 इंटू 9.8 होल अपॉन 96। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। 9.8 मैं कॉमन कर ले रहा हूँ, 96 माइनस 72 अपॉन 96, है ना। तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 9.8 इंटू ये माइनस करेंगे कितना आएगा 24 अपॉन 96। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो 2.45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं, मैंने आपको बता दिया। आप लोग इस पर केयर कीजिए और इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे बताइए, है ना। आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, साथ में नोट्स जरूर बनाते चलिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।